Hello everyone, here's Dr. Nikita Wadhwa and today I am telling you about the primary headaches. प्राइमरी हेडेक्स हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स से एसोसिएट नहीं होते हैं। ये हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसीलिए ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। हम इसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कुछ ड्रग थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि ये किसी मेजर डिसऑर्डर की वजह से नहीं होते हैं, इसीलिए हमें लैब टेस्ट में या फिर इमेजिंग टेस्ट में जनरली कुछ शो नहीं होता है अनटिल अनलेस कोई और डिसऑर्डर नहीं हो। फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जाम्स भी इसमें क्लियर होते हैं, नॉर्मल होते हैं, क्योंकि ये किसी और मेजर प्रॉब्लम की वजह से नहीं होते हैं। कुछ हेडेक्स होते हैं जो कि दूसरे प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स हैं, इंजरीज हैं, हेड इंजरीज हैं। वो दूसरे हेडेक्स क्रिएट करते हैं जिनको हम सेकेंडरी हेडेक्स कहते हैं, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। उसके लिए हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। प्राइमरी हेडेक्स को हम क्लासिफाई करते हैं एज अ टेंशन टाइप, जो कि एक मेजर टाइप है विद 69%। देन माइग्रेन, विच इज another major type with 16%. Third type is idiopathic stabbing, जो कि 2% है। मतलब ऐसा हेडेक जिसका स्टेबिंग पेन होता है पर उसका कारण नहीं पता होता है, वो इडियोपैथिक होता है। क्लस्टर with 0.1% and exertional headache with 1%। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंशन हेडेक्स की। टेंशन हेडेक का जो पेन होता है वो बैंड लाइक पेन होता है, यानी कि जो उसका लोकेशन है वो बैंड लाइक होता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अबव द आईब्राउज होता है, समटाइम्स एनसर्कलिंग द हेड लाइक अ कैप। When a person has tension headaches on 15 days or more per month, they are called chronic tension headache. जब किसी इंसान को 15 डेज के लिए हेडेक कॉन्टिन्यूअस रहता है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है एक महीने में, तो हम उसको क्रॉनिक टेंशन हेडेक बोलते हैं। इसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे? ये हेडेक दो तरह के करेक्टर्स इसमें होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये एक टेंशन हेडेक है। जैसे टाइटनिंग फील होना सिर में, जैसे बहुत जकड़न महसूस होना, और फ्रंटल बोन या फिर ओसिपिटल बोन में पेन होना, या फिर बायलेटरल यानी कि दोनों साइड में पेन होना एज इन बैंड लाइक, and which can be of mild and moderate intensity or not aggravated by the physical activity। क्योंकि अगर ये फिजिकल एक्टिविटी से एग्रीवेट हो रहा है तो ये टेंशन लाइक हेडेक नहीं है, ये दूसरी कैटेगरी का हेडेक है, जैसे कि एक्सर्शनल हेडेक कैन बी। इसको हम एग्जामिन कैसे करते हैं? हम टेंडरनेस एलिक्ट कर सकते हैं स्काल्प में और नेक एरिया में, पर इसके अलावा कोई भी फिजिकल एग्जाम फाइंडिंग पॉजिटिव नहीं होगी, तो ही हम कहेंगे कि जो पेशेंट है उसको टेंशन लाइक हेडेक है। हम इसको मैनेज कर सकते हैं अपनी रूटीन चेंज करके, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके। जैसे हमें पता है कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा टेंशन टाइप हेडेक होता है लोगों को, क्योंकि उनकी लाइफ से स्ट्रेस नहीं जाता है। हम उसके लिए कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। इससे अलावा हम हॉट एंड कोल्ड पैक्स यूज कर सकते हैं, कंप्रेस यूज कर सकते हैं, और हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, बैलेंस्ड मील लेना चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि द पर्सन शुड टेक एडिक्वेट स्लीप। क्योंकि अक्सर टेंशन टाइप जो होता है वो बेसिकली स्ट्रेस से होता है, और लोग स्ट्रेस की वजह से उनको सोने में भी प्रॉब्लम होती है। वी शुड टेक द स्लीप एफिशिएंटली।
नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसका है कि हम बिहेवियरल ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, रिलैक्सेशन, बायोफीडबैक, एज वेल एज एक्यूपंक्चर इज ऑल्सो वेरी गुड एंड मसाज इज ऑल्सो वेरी एफिशिएंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए हम एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर्स और एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, पर ये सब कुछ टेम्परेरी होता है। हमें इस चीज को खुद ही अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके अपनी बॉडी से, अपने लाइफ से लिट करना पड़ता है। दूसरा टाइप ऑफ हेडेक है माइग्रेन हेडेक, जो कि एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है which is characterized by recurrent episodes of headache, most often unilateral, in some cases associated with visual or sensory symptoms collectively known as an aura. So माइग्रेन का पेन हम हमेशा एक साइड का पेन रहता है, मतलब वो हेड के किसी एक साइड पे, आइदर ऑन द राइट आइदर ऑन द लेफ्ट, और इसके साथ कुछ और सिम्टम्स भी जुड़ सकते हैं, जैसे विजुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सेंसरी सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं उसको माइग्रेन विद ओरा। ये जो सिम्टम्स हैं, जो एडिशनल सिम्टम्स हैं, इनको ओरा बोलते हैं। So migraine is most common in women and has a strong genetic component. Migraine is common disabling hemicranial, that is one-sided severe headache, which may occur with or without an aura. An aura is one or more fully reversible symptom of the CNS, including but not limited to. सो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं अगर ये ओरा एड ऑन हो जाता है माइग्रेन पेन में? तो विजुअल चेंजेस, नंबनेस यानी कि सुन पड़ जाना, वीकनेस होना उस पार्ट में, डिफिकल्ट इन स्पीकिंग एंड बैलेंसिंग। सो जब माइग्रेन पेन के साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम ओरा बोलते हैं। An aura develops gradually over 5 minutes or more and resolves fully within an hour. The headache causes one-sided pain associated with sensitivity to light, noise and nausea, vomiting. माइग्रेन पेशेंट्स में देखा गया है कि उनको साउंड एंड लाइट सेंसिटिविटी अक्सर होती है, उनसे लाइट बर्दाश्त नहीं होती है और उनका पेन इंक्रीज हो जाता है, या उनसे ज़्यादा साउंड बर्दाश्त नहीं होती है और पेन इंक्रीज हो जाता है। और ऐसे पेशेंट्स में नोजिया और वॉमिटिंग भी कॉमन है। टिपिकली ये सब कुछ लास्ट करता है फॉर 4 to 72 hours. The headache of a typical migraine can arrive with an aura after one or not happen at all for some luckier people. According to International Headache Society diagnostic criteria, the patient must have at least 5 headache attacks that lasted 4 to 72 hours, which are untreated or unsuccessfully treated. In addition, during the headache, the patient must have at least one of the following. In addition, during the headache, the patient must have at least one of the following, like vomiting, nausea, photophobia or phonophobia. इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? तो हम इसके लिए फार्माकोलॉजिकल एजेंट यूज कर सकते हैं, जो कि क्लासिफाई होते हैं एज अबोर्टिव, जो कि एलिवेट करते हैं द एक्यूट फेज को, और प्रोफिलैक्टिक, जो कि एक प्रिवेंटिंग मेजर्स हैं। Abortive medication में selective serotonin receptors agonists and serotonin 5-HT1F agonists and analgesic NSAIDs and antiemetics यूज किए जाते हैं। और हम इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को जो माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं, जैसे लैक ऑफ स्लीप। अगर कोई ठीक से नहीं सो रहा है तो वो पेन को एग्रीवेट कर सकता है। फटीग हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, या फिर कोई फूड आइटम्स जो भी माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं, ये हमें खुद ही पहचानना होता है कि हमारा पेन किस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है। दो कैटेगरी होती हैं माइग्रेन स्पेसिफिक ओरल मेडिकेशन, या तो हम ट्रिप्टन्स यूज कर सकते हैं या हम अर्गोट एल्कलॉइड्स यूज कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली दीज ड्रग्स हैव देयर साइड इफेक्ट्स,
इसीलिए हमें पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट लेना होता है जिसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं, देन हम ड्रग पे स्विच करते हैं अगर हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अगला टाइप है क्लस्टर हेडेक। सो क्लस्टर हेडेक क्या है? इसको हम हिस्टामाइन हेडेक भी बोलते हैं। ये एक प्राइमरी न्यूरोवेस्कुलर हेडेक है और द पैथोफिजियोलॉजी एंड etiology ऑफ विच आर नॉट वेल अंडरस्टूड। बट इसमें क्या होता है, पेशेंट को किसी एक साइड बहुत ज्यादा पेन रहता है, पर इस हेडेक के रिमिशन रेट बहुत ज्यादा है। मतलब इसका जो पेन होता है वो बहुत सीवियर होता है, काफी लंबे समय तक चल सकता है। उसके बाद इसका रिलैक्सिंग पीरियड आ जाता है जब वो नहीं होता है पेन, और उसके बाद ये दोबारा अकर हो जाता है। सो इसकी जो टाइमिंग है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो विद टाइम चेंज होती रहती है। द पेशेंट एक्सपीरियंसेस अटैक्स ऑफ द सीवियर और वेरी सीवियर, स्ट्रिक्टली यूनिलेटरल पेन होता है, ऑर्बिटल सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में होता है या फिर टेम्पोरल रीजन पे होता है, दैट लास्ट 15 to 180 minutes and occur from once every other day to 8 times a day. Attacks of severe pain around one eye lasting 15 minutes to 3 hours, occurring 1 to 8 times per day, and a severe feeling of restlessness and agitation. इसके अलावा इसमें और क्या फीचर्स हैं? द पेन में इंक्लूड द constricted pupil, eye redness, eyelid swelling and drop, nasal congestion, a runny nose and a facial sweating. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि पेशेंट को हेडेक है, उसकी आईज में प्रॉब्लम है एंड उसकी रनी नोज है। इसको हम क्लासिफाइड करते हैं एज एपिसोडिक क्लस्टर हेडेक एंड क्रॉनिक क्लस्टर हेडेक। एपिसोडिक क्लस्टर हेडेक में क्या है? इन विच एटलीस्ट 2 cluster phases lasting 7 days to 1 year are separated by the pain-free periods lasting at least 3 months. And chronic cluster headache में क्या है? Occurs for 1 year or longer without remission or with remission lasting less than 3 months. इसको हम मैनेज कर सकते हैं विद ड्रग्स। इसमें भी एबॉर्टिव टाइप है एंड प्रिवेंटिव टाइप है। एबॉर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम ऑक्सीजन, ट्रिप्टेंस, अर्गोट एल्कलॉइड्स एंड एनेस्थेटिक्स दे सकते हैं। और प्रिवेंटिव के लिए वी कैन गिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, मूड स्टेबिलाइजर्स एंड एंटी कन्वल्जेंट्स। अगला टाइप ऑफ हेडेक है एक्सर्शनल हेडेक। नाम से ही पता पड़ रहा है कि ऐसा हेडेक जो एक फिजिकल एक्टिविटी के बाद ट्रिगर हो जाता है। जब हम बहुत ही ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, मतलब कोई यूजुअली फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है और बिगिनिंग में ऐसा हो सकता है कि जब भी वो एक्टिविटी करता है तो उसको हेडेक ट्रिगर हो सकता है। सो ऐसे हेडेक्स को हम कैसे मैनेज करते हैं? First of all, we should do a proper warm up without before doing the मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी से पहले we should do a warm up, and then the person should drink sufficient water and should take balanced diet so that he can avoid the low sugar levels and avoid the bad posture. And if हेडेक रुकता नहीं है फिर भी ये सब करने के बाद भी, तो हम ओवर द काउंटर पेन किलर्स यूज कर सकते हैं। ऐसे पेन का एक क्राइटेरिया है कि ये पेन किसी भी पार्ट में हो सकता है, पूरे हेड में, और हमें पता होता है कि हमने बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर ली है जिस वजह से ये ट्रिगर्ड हो गया है, क्योंकि सडनली उसके बाद ही हमें ऐसा हेडेक महसूस होता है। So thank you for listening me, and special thanks to Artibiotics for these beautiful pictures.